नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, आज हम फिर बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी लेखन पद्धति और लेखन परंपरा की बात करेंगे। इसके पहले जो मेरा वीडियो आया है उसमें विभिन्न लेखकों की बात मैंने किया था, गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु की बात करेंगे। ठीक है, मिश्र बंधुओं से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये मिश्र बंधु कौन कौन हैं। तो ये मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है कि ये तीन नाम हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीन नाम हैं जो इनको मिश्र बंधु के नाम से ये तीनों प्रसिद्ध हुए हैं। तीनों लोग मिलकर इस ग्रंथ की रचना, इन्होंने जितनी भी रचनाएं किया है लगभग सब मिश्र बंधु के नाम से ही है और सबका उसमें योगदान रहा है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा कि तीन मिश्र कौन से हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र यहाँ पर नाम है। आपको विकल्प में इस तरह के प्रश्न आते हैं और एक कोई और नाम दे देगा, चौथा पूछेगा इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों से आप सावधान रहिए। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है इनके ग्रंथ का? मिश्र बंधु विनोद, जो प्रकाशित होता है पहली बार, इसके प्रथम तीन भाग, कुल 4 भागों में प्रकाशित होता है। 4 भागों में, तो इसके पहले 3 भाग जो है सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं और चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में 34 में प्रकाशित होता है। ठीक है, संस्था इसकी कौन सी है? प्रकाशन संस्था है नागरी प्रचारणी सभा काशी, जो हिंदी के पुराने ग्रंथों के प्रचार प्रसार और उनके प्रकाशन में बहुत ही अग्रणी संस्था रही है। उसी संस्था के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया और ये ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद जो है, आगे अभी मैं इसकी और विशेषता आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण बना। अन्य जो इतिहास ग्रंथ के लेखक आए इनके बाद, उनके लिए ये ग्रंथ बहुत ही मददगार साबित हुआ है। तो ये आज हम इस पर बात करने वाले हैं, ये मिश्र बंधुओं के ग्रंथ के बारे में, जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करें और आप मेरी मदद करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो अप मिल सके। ठीक है, ताकि आगे मैं और इसी तरह से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर डाल सकूँ, उस पर यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक विशेष तथ्य जो इसमें आता है, आप इसको नोट कर लीजिए, इतनी चीज़ों को। विशेष तथ्य की बात करते हैं, हम इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, विशेष तथ्य, रचना का नाम रहने देते हैं। विशेष तथ्य क्या क्या है इसमें? विशेष तथ्य, और सभी तथ्य जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए, पहला है कि ये ग्रंथ जो है किस पद्धति में लिखा गया। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। पहली इसका विशेषता है, यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, पद्धति के बारे में मेरी क्लास पहले भी वीडियो अपलोड है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है, इस ग्रंथ में कुल 4591, लगभग 5000 की बात इसमें होती है। ठीक है, 4591 कवियों का जीवन वृत्त या कवि वृत्त दिया गया है, का जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, दूसरा इसका विशेष तथ्य रहा,
इसके बाद फिर तीसरा इसका तथ्य है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 5 मुख्य भागों और 3 उपभागों में मिलाकर कुल 8 भागों में बांटा है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 5 भागों तथा उपभागों को मिलाकर कुल 8 भागों में बांटा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, 8 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा था और इन्होंने क्या बांटा है, ठीक है, 8 भागों में बांटा है। मुख्य रूप से 5 भाग और 3 उपभाग और उन्होंने मुख्य के अंदर कर दिया है, तो 3 और भागों में 8 भाग हो गए हैं, ठीक है। फिर इसका है, इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिखेगा, बहुत प्रश्न आता है। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से पुकारा है। आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से अभिहित किया है। आरंभिक काल के नाम से अभिहित किया है। और अगला क्या इनकी विशेषता है, इन्होंने पुष्य या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना है। ये भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने मतलब कौन, मिस्र बंधुओं ने, इन्होंने पुष्य या इनको पुंड्र भी कहा जाता है, इनका नाम है पुष्य या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि, पुष्य या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुष्य या पुंड्र को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, आगे 2-3 विशेषताएं और हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद लिखवा दे रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक है। अब हम ऊपर वाला 1-2 मिटा देते हैं, फिर इसमें पॉइंट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगला है क्या, 6वां नंबर है कि इनकी एक खास विशेषता देखी रही है क्या, कि ये ग्रंथ जो लिखा गया था, इन्होंने रचनाकारों की 3 श्रेणियां बनाई हैं, भाई मैं इस पर बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपने ग्रंथ में
अपने ग्रंथ में रचनाकारों की 3 श्रेणियां बनाई हैं। रचनाकारों की 3 श्रेणियां बनाई हैं। कौन कौन सी? पहला है उत्तम, मध्यम और सामान्य। 3 है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है सामान्य श्रेणी। मतलब कि ऐसे रचनाकार जो बहुत उत्तम रचनाएं करते थे, दूसरे वो थे जो मध्यम किस्म की रचनाएं करते थे, और एक साधारण किस्म की रचनाएं। तो उनकी रचनाओं के आधार पर इन्होंने इन रचनाकारों को ये 3 श्रेणियों में बांटा, जो कि पहली बार इस तरह का प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किया गया था। ठीक है। और ये ग्रंथ जो है बड़ा महत्वपूर्ण हुआ किसके लिए? रामचंद्र शुक्ल के लिए। यह उनके लिए उपजीव्य ग्रंथ का रोल अदा किया है। ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के लिए उपजीव्य ग्रंथ कौन सा निम्न में से है या नहीं है। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण है इसमें कि यह ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के लिए उपजीव्य, इसको हम रेड से लिख देते हैं, उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य का अर्थ है कि ऐसा ग्रंथ जिसके मदद से, यानी कोई ग्रंथ लिखते समय उसकी मदद ली जाए उस ग्रंथ में, तो उसको कहते हैं यह उस ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ है। ठीक है। जैसे हमने शुक्ल जी ने क्या किया, ये मिश्र बंधु विनोद से सामग्री लेकर अपने ग्रंथ में उसको लिखा, उनसे मदद लिया, इसलिए ये उस ग्रंथ के लिए क्या है? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की बात आती है, जब सब में आता है तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ न मानकर बड़ा भारी कविवृत्त ही माना है। ये इनकी टिप्पणी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है आपसे। ठीक है। लास्ट है इसमें ये, रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानकर एक बड़ा भारी कविवृत्त माना है। एक बड़ा भारी कविवृत्त माना है। कविवृत्त माना है। बड़ा भारी का भाई साहब क्यों माना है? बड़ा भारी क्यों कहा गया? क्यों? 4591 कवियों का इसमें परिचय दिया गया है, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो वास्तव में ये उस समय के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था कि इतने लोगों की, गुमनाम लोगों की रचनाओं को इकट्ठा करना, निकालना और उसके बाद एक ग्रंथ के शक्ल में इसको पेश करना, प्रस्तुत करना एक बड़ा भारी काम था। वास्तव में बड़ा अनुकरणीय काम इनका ये रहा है। तो इन्होंने इसको इतिहास ग्रंथ ना माना, क्यों? एक बड़ा कविवृत्त ही उसको माना है। यह टिप्पणी शुक्ल जी की इस ग्रंथ के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही मिश्र बंधु विनोद के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको इसको दोहरा दे रहा हूँ। ग्रंथ का प्रकाशन पहली बार 1913 ईस्वी में होता है, उसके प्रथम 3 भागों का। चौथा भाग जो होता है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया जाता है।
और जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें 4591 कवियों का परिचय है, लगभग 5000 है। प्रथम कवि के रूप में पुष्य पुंड को माना गया है। 8 उपभागों सहित मिला के कुल 8 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने बांटा है, ठीक है। और क्या किया है इन्होंने, रचनाकारों की 3 श्रेणियां बनाई हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य श्रेणी है। और ये ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था उसके लिए उपजीव्य ग्रंथ है, ठीक है। और क्या है इसमें कि इन्होंने क्या किया, इसको एक बड़ा भारी कविवृत्त माना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और ताकि आगे मैं अगली बार आपको और बेहतर तरीके से वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि उसका आपको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी उसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।